हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम हमारा न्यू ड्रामा स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जो घर पर आई हुई होती है और बारिश हो रही थी, तो फिर उसका कपड़ा गीला हो गया था, तो फिर वो अपने कपड़े चेंज करने लगती है। लेकिन अचानक से ही उसे कुछ महसूस होने लगता है और उसे लगने लगता है कि कोई तो उसे पीछे से देख रहा है। लेकिन वो जब पीछे देखती है तब वहाँ कोई नहीं होता। फिर अचानक से एक आदमी आकर उस पर जंप कर लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड शाओ चिल्ला चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता और अचानक से वहाँ पर उस आदमी की वाइफ आ जाती है जो शाओ को उठा लेती है और उसे ही उठाकर मारने लगती है और उसे उस रूम से बाहर लेकर जाती है और बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। यहाँ पर शाओ अपने आप को समझाने की कोशिश करना चाहती है, लेकिन वो हस्बैंड की वाइफ उसे कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। इतने में वहाँ पर सभी नेबर्स आ जाते हैं और उनको भी ये गलतफहमी हो जाती है, जहाँ पर वो लोग भी शाओ की बुराई करने लगते हैं और यहाँ पर वो आंटी तो उसे बहुत ही मार रही थी। इसके बाद में अचानक से हम शाओ को एक बस में देखते हैं और डर के मारे उसकी नींद खुल जाती है। फिर उसके बाद में वो अपने घर की ओर जाती है जहाँ पर वो लेडी होती है और उसे बोलने लगती है कि तुम इतने सालों बाद अपना काला मुंह लेकर वापस आ गई। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा पीछे से आकर बोलती है कि मेरी ग्रैंडडॉटर के बारे में ऐसी बातें करना बंद करो। फिर उसके हाथ में एक फाइल होती है जिसमें उसका रेज्यूमे होता है, तो फिर वो आंटी बोलने लगती है कि लगता है तुम्हें जॉब करने के लिए भी किसी के साथ सोना पड़ेगा। इसके बाद में वो लोग वहाँ से अंदर चले जाते हैं। इसके बाद में शाओ की ग्रैंडमा से माफ़ी मांगती है कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है, अगर मैंने तुम्हारा ध्यान रखा होता तो अभी ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर शाओ उसे सारी चीज़ें भूल जाने के लिए बोलती है। इतने में ही शाओ को उसकी एग्जिस्टिंग कंपनी से कॉल आता है जहाँ पर उसकी एचआर उसे बोलने लगती है कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है। यहाँ पर असल में उसने कुछ किया नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये सारे फेक एलिगेशंस होते हैं। इसके बाद में वो रोने लगती है। उसकी ग्रैंडमा भी ये खबर सुनकर उदास हो जाती है, जहाँ पे शाओ वो रेज़्यूमे उठाकर सोचने लगती है कि अगर मुझे मेरी पास्ट लाइफ को हमेशा के लिए गायब करना है तो मुझे ये शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो अपनी ग्रैंडमा को बोलने लगती है और ग्रैंडमा उसे बोलती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूँगी, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि कहीं तुम अकेली ना पड़ जाओ। तो फिर ग्रैंडमा उसे एक फ़ोटो देती है और बोलने लगती है कि ये फ़ोटो ले लो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है और मैं चाहती हूँ कि तुम इसके साथ शादी कर लो ताकि तुम अच्छे से लाइफ जी सको। इसके बाद में शाओ और उसका हस्बैंड दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना रहे होते हैं, लेकिन शाओ ने तो अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। इतने में वो वहाँ से चला जाता है। शाओ उसे रोकने की कोशिश करती है बट फिर भी वो वहाँ से जाता है। इसके बाद में शाओ जैसे ही बाहर निकलती है उसके फ़ोन में उसे एक मैसेज आता है जहाँ पर वो वॉरियर ग्रुप में सिलेक्ट हो गई होती है। अब उसका ये न्यू जॉब होता है और यहाँ पर शाओ बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी नई लाइफ बहुत अच्छे से शुरू हो रही है। इसके बाद में शाओ अपनी न्यू कंपनी में खुशी खुशी जॉब करने जाती है और जॉब करते करते उसे 1 साल हो गए होते हैं, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी मिला होता है। यहाँ पर 1 साल बाद उनकी कंपनी में मिस्टर ज़ैंग आते हैं और यही होते हैं हमारे मूवी के मेन लीड। जहाँ पर वो एंटर करते हैं तो सभी लोग उसे ग्रीट करने लगते हैं और उसे देखकर शाओ को लगने लगता है कि शायद से शाओ ने उसे कहीं तो देखा है, बट वो याद नहीं कर पा रही होती है। तो उसकी कोवर्कर आके उसे बोलने लगती है कि क्या तुम्हें मिस्टर ज़ैंग पसंद आ गए हैं। तो फिर शाओ को जवाब नहीं देती, तो उसकी कोवर्कर उसे बोलने लगती है कि अगर तुम्हें वो पसंद आ गए हैं तो ऐसा ख्वाब अपने मन से निकाल दो, क्योंकि लास्ट टाइम मिस्टर ज़ैंग को कोई तो लड़की पसंद करती थी और उसका प्यार कन्फेस करने के बाद ज़ैंग ने तो उसे अपने जॉब से ही निकाल दिया। फिर वहाँ पर जी आता है जो बुरी बुरी बातें बोलने लगता है। तो कोवर्कर बोलने लगती है कि क्या वो यही इंसान है जिसने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने उसे मना कर दिया था, बट फिर भी वो तुम्हारे पीछे पड़ा है। तो फिर शाओ उसे भाव नहीं देती और अपनी कोवर्कर के साथ चलने लगती है और यहाँ पर वो दोनों ज़ैंग के बारे में बात कर रहे होते हैं।
यहाँ पर शाओ और उसकी कोवर्कर जिया और उसी के साथ साथ जी सभी लोग अपने आप को एक साथ इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, जहाँ पर जी बोलने लगता है कि मेरे डैड आपके डैड के फ्रेंड हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर जॉब मिली है। तो फिर जैंग बोलने लगता है कि मुझे पर्सनल रिलेशन बिल्कुल नहीं पसंद, तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। फिर यहाँ पर जिया और शाओ दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। शाओ जैसे ही अपना इंट्रोडक्शन देती है, जैंग को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसने ये आवाज़ सुनी है, तो फिर वो शाओ को अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लेता है। फिर सभी एम्प्लॉय शाओ को पर्सनल असिस्टेंट बनने का कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर जी तो शाओ को सेक्सुअली हरेस कर रहा था और ये चीज़ जिया देख लेती है, तो वो उसे चिल्लाने लगती है। तो जी बोलने लगता है कि मैं शाओ को तो लाइक कर ही सकता हूँ, इतना तो मेरा हक बनता ही है। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि खबरदार अगर नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे तरफ मुड़कर भी देखे। तो फिर जी उसके पास में आता है और उसे एक धमकी देता है, जिससे शाओ को डर तो नहीं लगता, लेकिन वो चुप हो जाती है। इसके बाद में जैंग को उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है, जहाँ पर जैंग बता रहा होता है कि मैं एक मीटिंग में जाने वाला हूँ। तो फिर उसकी ग्रैंड माँ उस पर चिल्ला उठती है और बोलने लगती है कि तुम्हें अभी भी मीटिंग करना है, तुम्हारी शादी हो चुकी है और 1 साल बाद तुम यहाँ पर वापस आए हो। ना तुमने मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलवाया है, ना ही तुम मुझसे मिले हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम अभी की अभी उसे जाकर मिलो। तो फिर जैंग बोलने लगता है कि मैंने ऑलरेडी आज शाम के लिए प्लान बना लिया है और मैं आज उससे मिलकर रहूँगा। तो फिर ग्रैंड माँ उसे उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर भेज देती है। जैंग अपने एम्प्लॉय से पूछने लगता है कि एक वुमन से अगर मिला जाए तो फिर क्या किया जाए और उसे ऐसा क्या दे जो उसे पसंद आए। तो फिर यहाँ पर जी अपना दिमाग लगाकर बोलने लगता है कि क्यों ना आप उसके लिए एक महंगी सी ज्वेलरी खरीद लीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर जिया बोलने लगती है कि तुम क्या लड़की हो जो तुम्हें पता होगा कि लड़कियों को क्या पसंद है। तो फिर यहाँ पर मिस्टर जैंग शाओ से पूछते हैं कि शाओ तुम मुझे बताओ। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि ज्वेलरी देना अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में अगर आप उसके लिए एक बुके लेकर जाओगे और पूरी रात अच्छा मील खाकर एक मूवी देखते हुए नाइट स्पेंड करोगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर जैंग को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और वो उसे ये आइडिया का प्रिपरेशन करने के लिए बोलता है। यहाँ पर शाओ अपने घर पर बैठकर रेस्ट कर रही होती है और जब क्या ले रही होती है तो फिर उसको जैंग का कॉल आता है, लेकिन जैंग अपने आप को अपने सरनेम से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो फिर शाओ को पता नहीं चलता कि असलियत में वो मिस्टर जैंग है। यहाँ पर पीछे से कोई लड़की की आवाज़ आती है कि खाना खाने के लिए आ जाओ। तो फिर जैंग को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में फ़ोन कट कर देता है और सोचने लगता है कि अभी तक तो हम मिले भी नहीं हैं और ये ऑलरेडी मुझ पर चीट कर रही है। तो फिर शाओ को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से जैंग ने कॉल क्यों कट किया, लेकिन वो फिर उसे कॉल बैक नहीं करती और टेबल पर डिनर करने के लिए बैठ जाती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में वो लड़का तो उसकी बेस्टी का बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर उसकी बेस्टी म्यू शाओ से पूछ रही होती है कि क्या मिस्टर जैंग बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि वो अपने फ़ोटो में से 100 टाइम्स और भी ज़्यादा हैंडसम है और यहाँ पर वो लोग इसको लेकर बात करने लगते हैं। तो फिर म्यू का बॉयफ्रेंड उसे याद दिलाता है कि शाओ तुम मैरिड हो और तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती, जहाँ पर म्यू से बोलने लगती है कि वो कैसा हस्बैंड हो जो 1 साल से अपनी वाइफ से मिला ही ना हो। शाओ यहाँ पर गोल्फ कोर्स पर आती है, जहाँ पर जैंग भी होता है, जहाँ पर चलते चलते शाओ जैंग से टकरा जाती है और वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर जैंग उसे हाथ देने की बजाय अपना गोल्फ का स्टिक देता है खड़े होने के लिए। फिर बाद में शाओ सोचने लगती है कि आखिर मिस्टर जैंग का मूड इतना खराब क्यों है, क्या कल उनकी वाइफ के साथ उनका झगड़ा हुआ। इसके बाद में जैंग गोल्फ खेल रहा होता है और एक वो बहुत अच्छी सी शॉट मारता है। यहाँ पर जैंग का पार्टनर उसे गोल्फ खेलना सिखा रहा होता है और वो उसे पूरी तरीके से टच करता है। तो फिर वहाँ पर शाओ चिल्ला उठती है। तो फिर उसका पार्टनर बोलने लगता है कि जैंग जब तुम्हारा मजा लेकर हो जाए तो तुम इसे मेरे पास भेज देना, जहाँ पर मिस्टर जैंग उसे ये बोलने से मना करते हैं। लेकिन यहाँ पर शाओ को उसके पास ट्रॉमास याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसको बहुत सारे लोग मार रहे थे और साथ ही साथ वो टेरेस पे सुसाइड भी करने जा रही थी। यहाँ पर वो आदमी वापस से बोलने लगता है। तो फिर मिस्टर जैंग तो इस बार
जोर से पंची मार देते हैं और बोलने लगता है कि अब से मेरी कंपनी तुम्हारे कंपनी के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करेगी, और फिर वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर शाओ जैंग को थैंक यू बोलती है, लेकिन जैंग उसे बोलने लगता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वर्क प्लेस पे कोई मेरे एम्प्लॉय को हैरेस करेगा तो मैं उसके साथ यही करूँगा। यहाँ पर शाओ अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर उसे कोई समझ नहीं पा रहा था और उसे ही ब्लेम किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो मिस्टर जैंग उसे समझ रहे थे, तो वो अपने इमेजिनरी हस्बैंड को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसे इतनी अच्छी लाइफ मिली है। यहाँ पर शाओ की आंखों में आंसू आ जाता है, तो मिस्टर जैंग उसे पूछने लगते हैं। तो फिर शाओ बोलती है कि असल में मुझे कभी भी कोई समझ नहीं पाया है, और आजकल तो सभी लोग लड़कियों को ही ब्लेम करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो फिर जैंग को याद आने लगता है कल रात की बात है, तो वो सोचने लगता है कि क्या मेरी वाइफ के साथ भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो जैंग शाओ को बोलता है कि कल कुछ डिलेज की वजह से मैं उसे वो गिफ्ट नहीं दे पाया, तो क्या आज तुम गिफ्ट सिलेक्ट करने में मेरी मदद करोगी। इसके बाद में वो लोग एक बहुत बड़े शोरूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स रखे हुए होते हैं। हाँ, तो वो शॉप देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। फिर जैसे ही वो लोग चलने लगते हैं तो फिर शाओ का पैर गलती से उठ जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन हमारे हीरो मिस्टर जैंग उसे बचा ही लेते हैं और उन दोनों की क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद में वहाँ पर वो एम्प्लॉय आती है, तो फिर मिस्टर जैंग अपना कार्ड देते हैं। उनका कार्ड देखकर वो समझ जाती है कि ये वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट है, तो वो उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करने लगती है और उसे लगने लगता है कि शाओ उसकी वाइफ है। शाओ यहाँ पर बोलती तो है कि वो उसकी वाइफ नहीं है, तो उसे लगने लगता है कि वो उसकी फियांसे है, लेकिन फिर शाओ बोल ही देती है कि मैं उनकी बस असिस्टेंट हूँ। फिर यहाँ पर वो लोग गिफ्ट सिलेक्ट करने लगते हैं, जहाँ पर मिस्टर जैंग ने तो बहुत सारी चीज़ें ले ली थी। फिर चलते चलते शाओ को तो टेडी बेयर्स दिखते हैं, तो वो सोचने लगती है कि अगर मैं ये मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए लूँ तो कितना क्यूट होगा। लेकिन जब वो उसका प्राइस पूछती है तो वो एम्प्लॉयर से बोलने लगती है कि ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखा है, ना कि बेचने के लिए। इसके बाद में शाओ जैंग को वो सॉफ्ट टॉयज खरीदने के लिए बोलती है ताकि वो अपनी वाइफ को एक गिफ्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर जैंग को उसकी ग्रैंड माँ का कॉल आता है और ग्रैंड माँ उसे उसकी वाइफ का नेम बताती है क्योंकि उसको अभी तक सिर्फ उसकी वाइफ का सरनेम पता होता है। तो फिर वो सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों शाओ का नाम और मेरी वाइफ का नाम सिमिलर था, कहीं मेरी तो वाइफ नहीं है। शाओ यहाँ पर कार से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर जैंग उसे अपने ओर खींच लेते हैं और वो उसे गिफ्ट देते हैं और उसके अंदर होता है वो ब्राउन कलर का सॉफ्ट टॉय। और यहाँ पर जैंग अपनी वाइफ को फ्लावर और बुके देकर मनाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर जैंग जिस लिफ्ट में चढ़ता है उसी लिफ्ट के ऊपर शाओ खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा ओपन होता है एक लिफ्ट से शाओ अंदर जाती है तो दूसरी लिफ्ट से जैंग बाहर निकलता है और दोनों एक दूसरे को नहीं देख पाते। यहाँ पर जैंग उस रूम का दरवाजा खटखटाता है जहाँ पर एक आदमी दरवाजा खोलता है। इसके बाद में उसकी बेस्टी आती है जो कि मियू होती है एंड वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं। तो फिर मिस्टर जैंग को लगने लगता है कि यही उनकी वाइफ है और वो उन पर चीट कर रही है और वो बहुत सारे ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। इसके बाद में वो गुस्से में वो फ्लावर और रिंग वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं। शाओ वहाँ पर आकर वो बुके और रिंग देखती तो है, लेकिन उसकी बेस्टी उसे फटाक से अंदर लेकर चली जाती है और बोलने लगती है कि वो एक पागल आदमी आया था, पता नहीं बस डोर पर खड़ा ही था तो हमने उसे भगा दिया। यहाँ पर शाओ को शक जाता है कि कहीं वो मिस्टर जैंग तो नहीं, तो वो बाहर वापस से वो फ्लावर ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन साफ सफाई करने वाली मेड ने वो फ्लावर और रिंग दोनों की दोनों चीजें अपने पास रख ली थी। यहाँ पर जैंग अपनी ग्रैंडमा को सारी सच्चाई बता रहा होता है। उसकी ग्रैंडमा बोलती तो है कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जैंग उन्हें सब कुछ बताने लगता है, जहाँ पर जैंग बोलने लगता है कि मुझे उससे डाइवोर्स चाहिए। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैंग उनकी बिल्कुल नहीं सुनता। इसके बाद में जैंग का एक फ्रेंड शाओ को कॉल कर बुलाता है क्योंकि मिस्टर जैंग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसका फ्रेंड जैंग के बारे में बातें करने लगता है और उसकी बॉडी के रिलेटेड भी चीज़ें बोलता है, जहाँ पर मिस्टर जैंग उसे बोलने से मना करते हैं। तो फिर शाओ उन्हें लेकर जा रही होती है, लेकिन मिस्टर जैंग उसके बैक पर गिर जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है। इसके बाद में वो बंदा वापस से बोलने का शुरू करता है, लेकिन जैंग उसे वहाँ से ले चलता है और वो दोनों सोफा
पे होते हैं। यहाँ पर जैंग उससे मेडिसिन मांगता है तो शाओ जैसे ही उठती है जैंग उसे अपनी ओर खींच लेता है और यहाँ पर वो दोनों का किस होने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही शाओ वहाँ से उठ जाती है और बोलने लगती है कि आपकी वाइफ को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। इसके बाद में मिस्टर जैंग उसे बोलते हैं कि तुमने इतना वियर्ड नाम शाओ क्यों चूज़ किया। तो फिर शाओ बोलती है कि ये नाम बिल्कुल भी वियर्ड नहीं है, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे ये नाम दिया हुआ है। इसके बाद में वो मेडिसिन लेने जाती है। फिर उसकी एक फ्रेंड आती है जो शाओ को वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि जैंग को कुछ एलर्जी सी हो रही थी। तो फिर वो किसी आउटसाइडर के सामने जैंग की बीमारी के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन जैंग उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है। तो फिर उसकी फ्रेंड उसे एक दवा लगाने के लिए देती है और वो दवा शाओ को दे देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर शाओ जब वो दवा लगाने लगती है तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रोमांटिक सीन बन रहा होता है और यहाँ पर मिस्टर जैंग अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तो फिर वो खुद ही वो मेडिसिन क्रीम ले लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट डे ऑफिस में जब शाओ ऑफिस में होती है तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है और यहाँ पर उसी कोवर्कर जिया को शक जाता है कि कहीं ये और मिस्टर जैंग साथ में रात तो नहीं स्पेंड कर रहे। और वहाँ पर जी भी होता है। मिस्टर जैंग शाओ को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं जहाँ पर शाओ उनकी बातें सुन रही होती है बड़ी दूर से। तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं और अपने साथ एक बहुत शानदार पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं। तो फिर शाओ रेडी हो जाती है। इसके बाद जब वो लोग पार्टी में जाते हैं तो नियान उसे ड्रिंक करने के लिए बोलती है, लेकिन शाओ यहाँ पर बोलने लगती है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकते, उनके बदले मैं ड्रिंक करूँगी। और यहाँ पर वो तीनों ग्लास पीने लगती है जहाँ पर मिस्टर जैंग उसे रोकते हैं। इसके बाद में वो लोग एक रूम में जाते हैं गेम्स खेलने के लिए। इसके बाद में वो लोग जब गेम खेल रहे होते हैं तो फिर शाओ हार जाती है। जहाँ पर जैंग का फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो फिर शाओ से बोलने लगती है कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड तो नहीं है बट मैं शादीशुदा हूँ। इसके बाद में वो से एक और क्वेश्चन पूछता है, लेकिन शाओ से बोलने लगती है कि तुम एक ही क्वेश्चन पूछ सकते थे जो तुमने ऑलरेडी पूछ लिया है। इसके बाद में वापस से गेम जब शुरू होता है तो एक बार फिर वापस से शाओ हार जाती है। जहाँ पर नियान उसे बोलती है कि यहाँ पर किसी भी लड़कों के लैप पर तुम बैठो और थोड़ा सा डांस करो। तो फिर शाओ उठती है और वो जैंग के फ्रेंड के लैप पर बैठने वाली होती है, लेकिन मिस्टर जैंग उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। वो वहाँ से उठने की कोशिश करती तो है लेकिन वो वापस से उसे खींच लेते हैं। इसके बाद में शाओ जैंग को ढूंढते ढूंढते जाती है जहाँ पर मिस्टर जैंग ड्रिंक कर रहे होते हैं। यहाँ पर शाओ से सॉरी बोलने लगती है उसके बिहेवियर के लिए। इसके बाद में मिस्टर जैंग से बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो तो मैं तुम्हें घर छुड़ाता हूँ। जहाँ पर शाओ से मना कर देती है ये बोल के कि उसका हस्बैंड उसे पिक करने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके बेस्टी का बॉयफ्रेंड आता है जो उसे स्कूटर से पिक करता है। और यहाँ पर वो दोनों आपस में मस्ती करते हुए बात करते हैं और ये सारी चीज़ें मिस्टर जैंग देख रहे होते हैं अपनी कार में बैठकर। इसके बाद में ऑफिस में सभी लोग अपना फ़ोन देकर किसी चीज़ के बारे में तो बात कर रहे होते हैं और इतने में ही एंट्री होती है शाओ। तो उसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। शाओ जब अपने फ़ोन में मैसेज देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसके बारे में कोई अफवाह फैला रहा है, जहाँ पर कल रात की फ़ोटोज़ लीक हो गई होती है। यहाँ पर शाओ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और उसे उसके पास ट्रॉमास याद आने लगते हैं, जो सोच सोच के वो घबराने लगती है और बहुत स्ट्रेस हो जाती है। इसके बाद में मिस्टर जैंग उसे अपनी ऑफिस में बुलाते हैं जहाँ पर वो उसे साफ साफ बोलते हैं कि अगर तुम मेरे वॉरियर ग्रुप वाली कंपनी को इफेक्ट पहुँचाओगी तो तुम्हें मुझे ना चाहते हुए भी कंपनी से निकालना होगा। शाओ उसे एक आखिरी मौका देने के लिए बोलती है। तो फिर जैंग उसे 2 घंटे का टाइम देता है जहाँ पर शाओ अपनी हैकिंग स्किल की मदद से पता लगा देती है और इतने में ही वहाँ पर पुलिस आती है जो जी को गिरफ्तार कर लेती है और शाओ यहाँ पर सबको सच्चाई बताने लगती है कि किस तरह से जी ने ये सारा कांड किया है और उसे बदनाम करने की कोशिश की है। और यहाँ पर ये सारी बातें मिस्टर जैंग पीछे से सुन रहे होते हैं और यहाँ पर तो मिस्टर जैंग शाओ का साथ भी देते हैं। इसके बाद में मिस्टर जैंग अपने लॉयर को कॉल करते हैं और वो उसे डाइवोर्स पेपर्स रेडी करने के लिए बोलते हैं और उसे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोलते हैं जहाँ पर उसकी वाइफ को उसको पेनल्टी पे करना पड़े बहुत सारे पैसों के साथ। इसके बाद में हम सीन देखते हैं जहाँ पर शाओ वो डॉक्टर के पास जाती है जो उसकी मरहम पट्टी कर रही होती है और इतने में ही शाओ को उसके हस्बैंड का कॉल आता है, लेकिन शाओ उस कॉल को इग्नोर कर देती है। फिर शाओ जब जैंग के
कैबिन में जाती है तो फिर वो उसे टी सर्व करती है। तो वो नोटिस करती है कि जैंग का जो बिहेवियर है वो बहुत रूड होता जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो फिर वो सोचती रहती है कि मुझे इनका गुस्सा और नहीं बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर जैंग सोचने लगता है कि आखिर मेरी वाइफ क्या कर रही है, ना वो मेरा कॉल पिक कर रही है ना मेरे लॉयर का। तो फिर वो अपनी वाइफ को एक मैसेज भेजता है एंड वो मैसेज शाओ को जाता है एंड शाओ का फ़ोन वाइब्रेट होता है। यहाँ पर मिस्टर जैंग को शक जाता है कि आखिर शाओ को सेम टाइम पे किसने मैसेज किया होगा और शाओ को लग रहा होता है कि शायद मैसेज की वाइब्रेशन की वजह से मिस्टर जैंग को और गुस्सा आ रहा है। तो फिर वो लोग टॉपिक चेंज कर देते हैं। इसके बाद में शाह जब घर पे आती है तो उसकी फ्रेंड म्यू उसे मसाज दे रही होती है। यहाँ पर उसे उसका हाथ पे लगे हुए चोट को देखकर शक होने लगता है कि कहीं तुम्हारा बॉस हमें मिस्ट्रीट तो नहीं कर रहा। तो फिर शाह बोलने लगती है कि मेरा बॉस तो वर्ल्ड का सबसे अच्छा बॉस है और उसके जैसा बॉस तो मुझे कोई भी कंपनी में नहीं मिल सकता। फिर बाद में उसकी बेस्टी बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हो तो तुम्हारी सैलरी और बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि तुम बहुत मेहनत कर रही हो। यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि हाँ मेरी सैलरी तो बढ़नी चाहिए। फिर वो दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि वो लोग बहुत सारे पैसे एक साथ में कमाएंगे, फिर रिजाइन करके वर्ल्ड टूर पर जाएंगे और वो भी अकेले अकेले। इतने में ही शाओ अपना फ़ोन चेक करती है तो वहाँ पर जैंग का मैसेज होता है, यानी कि उसके हस्बैंड का, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा होता है डिवोर्स पेपर्स के रिगार्डिंग साइन करने के लिए। तो फिर उसकी बेस्टी नोटिस करती है कि वो थोड़ी सी उदास है। तो वो उसे बताती है कि इसने मुझे शादी के बाद ही अचानक से गायब हो गया और आज आके मुझे मिलने के लिए बोल रहा है डिवोर्स के रिगार्डिंग। तो फिर उसकी बेस्टी को गुस्सा आ जाता है। फिर शाओ को पुरानी बातें याद आने लगती है कि कैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप किया था। तो उसी तरीके से उसे अपने हस्बैंड के साथ भी डाइवोर्स ले ही लेना चाहिए क्योंकि उसका पास्ट ट्रॉमा अभी भी उसके साथ ही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि कैसे शाओ घर से निकलने के बाद उसकी बेस्टी और उसका बॉयफ्रेंड उसे अपने घर ले आते हैं अपने साथ रहने के लिए। इसके बाद में जैंग को शाओ का मैसेज आ ही जाता है जहाँ पर वो उसे नेक्स्ट वीक शाम को 8 बजे मिलने के लिए बुलाती है। तो फिर उसका सेक्रेटरी बोलने लगता है कि क्या मैं आपके बदले चला जाऊं। तो फिर वो बोलने लगता है कि मैं खुद जाऊंगा। फिर उसका सेक्रेटरी उसे याद दिलाता है कि रिसेंटली उसकी एक मीटिंग होने वाली है तो वो वहाँ पर कैसे जा पाएगा। तो फिर जैंग उसे ही वहाँ पर जाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर वो लोग आउट ऑफ स्टेशन मीटिंग के लिए जाते हैं। शाओ और जैंग बहुत अच्छे से अपनी डील को क्लोज करते हैं। इसके बाद में शाओ जब अपने रूम में जाती है तो उसे बहुत फीवर फील हो रहा होता है और उसे वॉमिट भी आने लगती है। फिर 8 बज जाते हैं तो फिर उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है जहाँ पर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो उसे बोल देती है कि वो अभी मिल नहीं पाएगी। तो उसका सेक्रेटरी उस पर भड़क जाता है और बोलने लगता है कि आपको डाइवोर्स चाहिए या फिर नहीं। तो फिर शाओ गुस्से में आकर कॉल कट कर देती है और बोलने लगती है कि मैं डाइवोर्स जल्द से जल्द करना चाहती हूँ। तो फिर वहाँ पर जियान आ जाती है दवाइयाँ लेकर और दवाई देने के बहाने वो शाह से बातें करने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे और मिस्टर जैंग में कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस नहीं है। तो फिर शाह बोलने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ एम्प्लॉय हूँ और वो मेरे बॉस है और मैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करती हूँ। तो फिर यहाँ पर जियान बोलने लगती है कि तुम्हें पता तो है ना वो शादीशुदा है, तो तुम्हें उनसे दूरी मेंटेन करनी चाहिए और तुम्हें एज ए एम्प्लॉय ही काम करना चाहिए। तो फिर शाह बोलने लगती है कि तुमने जो चीज़ अभी मुझसे कही है वो सेम चीज़ मैंने तुम्हें थोड़े समय पहले ही कही है, तो मेरी बातों को मुझ पर ही रिपीट करना बंद कर दो। और मैं मिस्टर जैंग की एम्प्लॉय हूँ, तुम्हारी नहीं, तो तुम मुझ पे ऑर्डर नहीं चला सकती। और फिर शाह गुस्से में आकर दरवाज़ा बंद कर देती है और यहाँ पर जियान किसी को तो कॉल लगाकर ये सारा इन्फॉर्मेशन बता रही होती है और मिस्टर जैंग भी उसकी बातें सुन लेते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि उसकी ग्रैंडमा ने ही उस पर स्पाई करने के लिए इसे भेजा हुआ है। तो फिर वो उसे चीज़ें बताने लगती है कि ग्रैंडमा को लग रहा था कि कोई और लड़की आपके लाइफ में आ गई है, इसके लिए आपको अपनी रीसेंट वाइफ से डिवोर्स चाहिए। तो फिर जैंग उसे बोलने लगता है कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे तुम्हें स्पाई करने के लिए भेजा है उसी सारी बातें बता देना और ये चीज़ अभी के अभी रोक दो।
यहाँ पर शाओ कार में बैठकर मिस्टर जैंग का और वहाँ के बॉस का वेट कर रही होती है। तो फिर मिस्टर जैंग कार में आकर उसकी बाजू में बैठते हैं और शाओ पीछे जाने वाली होती है। तो फिर जैंग उससे रोक के बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मैं क्या कोई वायरस हूँ क्या। और यहाँ पर जब मिस्टर जैंग शाओ का सीट पर लगा रहे होते हैं तो उन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन बन जाता है। इतने में ही वो कंपनी का ओनर वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उनसे बात करने लगता है, जहाँ पर शाओ उनसे हंसते हुए बात कर रही थी। तो जैंग को जेलस फील होने लगता है और वो सोचने लगता है कि ये इतना हंस हंस के क्यों बात कर रही है। तो फिर वो उन दोनों की कॉन्वर्सेशन को रोकता है। फिर वो दोनों फील्ड पे चले जाते हैं। तो फिर मिस्टर जैंग मस्ती मस्ती में शाओ को बोलते हैं कि वहाँ पर एक सांप है। तो शाओ डर के मारे मिस्टर जैंग के ऊपर चढ़कर उन्हें हक करने लगती है। फिर जैसे ही वो लोग आगे की ओर बढ़ते हैं शाओ को सच में एक सांप दिखता है। तो वो मिस्टर जैंग को हटाती है और सांप शाओ को काट लेता है, जहाँ पर शाओ बेहोश होने वाली होती है। मिस्टर जैंग खुद से ही वो जहर निकालने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर जैंग शाओ को लेकर हॉस्पिटल की ओर जाने वाले होते हैं। तो शाओ बोलने लगती है कि प्लीज़ कोई फीमेल डॉक्टर को ही मुझे ट्रीट करने बोलना। यहाँ पर जैंग सोचने लगता है कि फिलहाल तो इससे अभी जान बचानी चाहिए, तो ये मेल फीमेल के बारे में सोच रही है, उसको अपनी रेपुटेशन का इतना क्यों ख्याल है। फिर बाद में जब जैंग रूम में होता है तो वो शाओ को देख रहा होता है कि कब वो उठेगी। यहाँ पर शाओ तो उठ चुकी होती है, लेकिन उसे मिस्टर जैंग के सामने उठने को शर्म आ रहा था, तो वो उसे अपनी एक एक आंखों से देखी जा रही थी। यहाँ पर शाओ उठकर बोलने लगती है कि अब आप यहाँ से जा सकते हो, डॉक्टर्स ने तो मुझे देख भी लिया है। तो फिर जैंग उसे बोलने लगता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो फिर शाओ बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए कि कोई मुझे और आपको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग बने, इसके लिए। तो फिर जैंग बोलने लगता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, कौन हमें मिसअंडरस्टूड करेगा। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि क्या पता मेरे हस्बैंड को ही ये चीज़ अच्छी ना लगे। तो फिर मिस्टर जैंग नाराज़ होकर बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद में उन्हें उनके असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे बोलने लगता है कि आपकी वाइफ को तो आपसे डिवोर्स ही नहीं चाहिए, इसके लिए वो उस दिन कुछ बहाना मारकर वहाँ पर नहीं आई। तो फिर मिस्टर जैंग उसे बोलते हैं कि तुम अब से उस पर ध्यान मत दो, मैं खुद आकर उससे बात कर लूँगा। यहाँ पर शाओ सो रही होती है तो फिर उसे उसके पास ट्रॉमास याद आ रहे होते हैं और वो बहुत घबरा रही होती है। तो फिर शाओ नींद में से डर के मारे उठती है और वो अपनी ग्रैंडमा को कॉल लगाती है, जहाँ पे वो उनसे वीडियो कॉल पे सारी बातें कर रही होती है। तो उसकी ग्रैंडमा उसे अपने हस्बैंड से मिलाने के लिए बोलती है, लेकिन शाओ यहाँ पर बहाना मार देती है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि क्रिसमस में आने वाली हूँ तो मैं तुम्हें देख लूँगी। यहाँ पर शाओ को डर होने लगता है कि कहीं उसकी ग्रैंडमा को सारी सच्चाई पता ना चल जाए। इतने में ही वहाँ पर जियान आती है, जो शाओ से बोलने लगती है कि क्या तुम मिस्टर जेन से मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें करोगी और बोल दोगी कि मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है। यहाँ पर शाओ से मना कर देती है, क्योंकि जैंग उसे फायर करने वाले होते हैं और वो उसका हाथ जोर से पकड़ने लगती है, जहाँ पर जैंग को चोट लगी थी। और गुस्से में आकर वो उसका गला दबाने लगती है और उसे बुरा भला बोलने भी लगती है। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर जैंग उसे धक्का मार देते हैं, जहाँ पे वो गिर जाती है और उसके बॉडीगार्ड उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बार फिर शाओ बेहोश हो जाती है। तो फिर डॉक्टर उसके हाथ का बैंडेज चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जैंग शाओ की शक्ल देखकर डॉक्टर को बोलने लगता है कि आपको नहीं लगता हमें इसे एडमिट करना चाहिए। तो फिर डॉक्टर उसे समझाने लगता है कि तुम बिन मतलब का शक कर रहे हो, इसमें कोई सीरियस बात है ही नहीं। फिर बाद में जैंग अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करने वाला होता है, तो फिर शाओ से मना कर देती है और पूछने लगती है कि हम वापस कब जाएंगे। तो फिर जैंग उसे कहता है कि तुम्हारे एक दिन रेस्ट करने के बाद हम वहाँ पर ज़रूर चले जाएंगे। इतने में ही जैंग उससे पूछने लगता है कि क्या तुमने हस्बैंड को इस चोट के बारे में बताया। तो शाओ झूठ झूठ बोलने लगती है कि नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो मेरी टेंशन ले, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। तो फिर जैंग उसे बोलने लगता है कि अगर तुम मेरी वाइफ होती तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इसके बाद में वहाँ पर वेट्रेस सूप लेकर आती है, तो शाओ वो सूप लेती है, लेकिन मिस्टर जैंग उसे वो सूप पिलाने लगते हैं। यहाँ पर शाओ जैंग को मना करती है और खुद ही वो सूप लेकर एक बार में पी जाती है, जिसे देखकर मिस्टर जैंग भी हंसने लगते हैं।
इसके बाद में जैंग अपनी फैमिली डॉक्टर को शाओ के रिपोर्ट्स दिखाता है, जहाँ पर वो उसे टेंशन लेने के लिए मना करती है, लेकिन फिर भी जैंग उसे पूछते ही जाता है। तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि एक नॉर्मल असिस्टेंट के लिए तुम इतनी क्यों चिंता कर रहे हो। दूसरी ओर शाओ अपने घर पर होती है, जहाँ पर वो अपनी बेस्टी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है। यहाँ पर शाओ डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए आ जाती है, जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसे वो पेपर्स देता है। तो उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं कि शाओ को उसे 1 मिलियन पे करना होगा, और इतने में ही वहाँ पर शाओ की बेस्टी आ जाती है। तो वो उसी से बोलने लगती है कि आखिर शाओ क्यों पे करेगी, ये सब उसे पे करना चाहिए क्योंकि उसे डाइवोर्स चाहिए। तो फिर सेक्रेटरी जैंग को कॉल लगाता है एंड उसे सारी बात बताने लगता है। तो जैंग बोलता है कि जैसा वो चाहती है वैसा डॉक्यूमेंट्स बनाकर साइन करवा लो, मुझे उसकी शक्ल तक नहीं देखनी। तो फिर वैसा डॉक्यूमेंट्स रेडी होकर आ जाता है, जहाँ पर शाओ वो डॉक्यूमेंट्स को साइन कर देती है और फाइनली उनका डिवोर्स हो ही जाता है। इसके बाद में जैंग का सेक्रेटरी वो डाइवोर्स पेपर्स लेके आ जाता है, जहाँ पर जैंग उसको साइन कर देता है। इसके बाद में जैंग अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और ये सारी बातें बता रहा होता है। तो फिर उसके फ्रेंड को समझ आने लगता है कि उसे शाओ पसंद है। तो शाओ को वो कॉल करता है और उसे जैंग को पिक करने के लिए बोलता है। तो फिर वहाँ पर शाओ आती है, जो जैंग को बोलने लगती है कि आपको इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए, जहाँ पर वो लोग जैंग के घर जाते हैं। तो फिर यहाँ हमें पता चलता है कि जैंग के ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में था। यहाँ पर वो शाओ को रुकने के लिए बोलता है, क्योंकि इतनी रात में उसे कोई टैक्सी नहीं मिल सकती। यहाँ पर पहले शाओ को डाउट होने लगता है, बट फिर वो मिस्टर जैंग पर भरोसा कर वहाँ पर रुक जाती है। दूसरी ओर शाओ जैंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और वो उसे खिलाती भी है, और उन दोनों के बीच में एक इंटीमेसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन उतने में ही वहाँ पर जैंग की सिस्टर आ जाती है, जो शाओ के ऊपर चिल्ला उठती है। यहाँ पर जैंग भी उस पर चिल्ला उठता है और उसे चीज़ें समझाने लगता है। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में शाओ मिस्टर जैंग से उसका बर्थडे पूछती है। तो फिर जैंग उसे बताता है कि उसका बर्थडे आज ही है। तो फिर शाओ उसके लिए गिफ्ट लेने जाती है, जहाँ पर वो सोचती तो है कि मैं अपने हस्बैंड का कार्ड यूज़ कर लूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं करती और वो उसे अपना कार्ड दे देती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, कुछ लोग आकर उसे किडनैप कर ले जाते हैं, और वो किडनैपिंग करवाई होती है जैंग की मॉम ने, जहाँ पर वो उससे बोलने लगती है कि तुम तो मेरे बेटे की असिस्टेंट हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हो। पर शाओ से कुछ जवाब नहीं देती, और फिर बाद में उसकी माँ बोलने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता कर लिया है, तुम शादीशुदा हो या फिर नहीं। तो फिर शाओ बोलने लगती है कि मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो फिर उसकी मम हंस कर बोलने लगती है कि कितनी झूठी हो तुमने कल फ्राइडे को ही अपना डाइवोर्स पेपर साइन किया है, और मुझे तुम्हारे पास के रिलेटेड सब कुछ पता चल गया है। जहाँ पर शाओ थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन वो हिम्मत कर उसे उल्टा जवाब देने लगती है। उसकी मॉम उसे तभी के तभी रिजाइन करने के लिए तो बोलती है, लेकिन शाओ कहने लगती है कि जब तक मिस्टर जैंग मुझे निकाल नहीं देते तब तक मैं इस कंपनी को छोड़कर नहीं जाऊंगी, और ये सारी चीज़ें मेरी हार्डवर्क है। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है, और यहाँ पर जियान और उसकी मॉम के बीच में बातें होने लगती है, और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग क्या कर जैंग का शाओ से पीछा छुड़ाए। इसके बाद में शाओ जैंग की बर्थडे पार्टी में पहुंच जाती है, जहां पर जैंग का एक फ्रेंड आता है। तो उसकी मॉम को लगने लगता है कि शाओ उसकी वाइफ है। तो फिर वो उसे बोलने लगती है कि तुम्हारी वाइफ तो बहुत ब्यूटीफुल दिखती है, और ऐसा बोलते बोलते वो उसकी तारीफ करने लगती है। जब शाओ से बोलने लगती है कि मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ, मैं तो बस इनकी असिस्टेंट हूँ। इसके बाद में शाओ चुपचाप शांति से अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है, और यहाँ पर शीन शाओ को बुली करना शुरू कर देती है और बोलने लगती है कि असिस्टेंट मेरे लिए जूस लेकर आओ, जहाँ पर शाओ उसकी सुनती नहीं है। तो फिर शीन उसका हाथ मरोड़ना शुरू कर देती है, और ये सारी चीज़ें मिस्टर जैंग देख रहे होते हैं। तो मिस्टर जैंग के आते ही शीन उनके पीछे चली जाती है और झूठ झूठ उन्हें बोलने लगती है। फिर मिस्टर जैंग ही शीन को गुस्सा करके वहाँ से निकाल देते हैं। फिर इतने में वहाँ पर मिस्टर जैंग की सिस्टर आ जाती है, और वो लोग अच्छे से बातें करने लगते हैं।
यहाँ पर शाह नाराज होकर जाने लगती है तो मिस्टर जैंग उसे बोलने लगते हैं कि तुम नाराज मत हो, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो शाह बोलने लगती है कि मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, ना कि आपकी वाइफ, तो आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शाह एक रूम में लेटी पड़ी हुई होती है तो फिर जैंग भी वहाँ पर उसे बचाने के लिए आ जाता है और जैंग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शाह को क्या हुआ है। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि उन दोनों के ड्रिंक्स में ही ड्रग्स मिला दिया गया था और वो लोग अपने सेंसेस में नहीं होते। इतने में ही वो दोनों के बीच में इंटीमेसी क्रिएट हो जाती है और दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर मिस्टर जैंग अपने आप को रोकते हैं और शाह को बेड पर छोड़कर बाथरूम चले जाते हैं और अपने आप को फ्रेश कर रहे होते हैं। लेकिन अल्कोहल की वजह से उन्हें बहुत एलर्जी होती है तो वो बाथरूम में ही अपने आप को स्क्रैच करते हुए बेहोश हो जाते हैं और ये सारी बातें वो असिस्टेंट उसकी मॉम को बता रही होती है। इसके बाद में जब शाह उठती है तो वो अपनी बेस्टी को बोलने लगती है कि मुझे मिस्टर जैंग को देखना है। यहाँ पर उसकी बेस्टी उससे जॉब से रिज़ाइन करने के लिए बोलती है और कहने लगती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी बॉस की वजह से हुई है, तो अब तुम्हें वहाँ पर जॉब नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर मिस्टर जैंग अपनी डॉक्टर के साथ में होते हैं जो उसे सारी बातें बता रहे होते हैं। यहाँ पर वो उसे बोल रहे होते हैं कि मुझे सब कुछ पता है कि मेरी मॉम किस हद तक जा सकती है। इतने में एक नर्स आकर वहाँ पर उन्हें बोलने लगती है कि शाह की नींद खुल चुकी है। तो फिर मिस्टर जैंग उसे वहाँ देखने के लिए जाते हैं। वो डोर के बाहर से ही देख लेते हैं कि शाह अपने हस्बैंड के साथ कितनी खुश है, लेकिन वो उसका हस्बैंड नहीं, असल में उसकी बेस्टी का बॉयफ्रेंड होता है और वो दोनों आपस में बस मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन मिस्टर जैंग को गलतफहमी हो जाती है और वो सेल्फ डाउट करने लगते हैं और मैं तो उसका बॉस ही हूँ और वो तो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, तो मुझे उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद में ऑफिस में शाह वापस आ जाती है जिसे देखकर मिस्टर जैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर जैंग उसे बोलता है कि तुम इतना जल्दी क्यों आई हो, थोड़ा रेस्ट कर आई होती। यहाँ पे शाह उसे अपना गिफ्ट देने लगती है तो जैंग उसे खुद इस गिफ्ट को पहनाने के लिए बोलता है और उस ब्रोशर को टाई पर पहनाते हुए उन दोनों के बीच में एक इंटीमेसी क्रिएट होती है, जहाँ पर उन्हें वो रात याद आने लगती है और शाह का शक्ल तो मानो पूरा टमाटर की तरह लाली हो गया हो और वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है। यहाँ पर मिस्टर जैंग हंसते हैं और उसे 3 दिन की और छुट्टी दे देते हैं। पर शाह जल्दी घर आ जाती है तो वो उसकी बेस्टी और उसका बॉयफ्रेंड तीनों बाहर जाने का प्लान करते हैं, जहाँ पर वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो फिर वहाँ पे जैंग का असिस्टेंट भी होता है जो उन लोगों को देख लेता है और जैंग को बताने लगता है। लेकिन जैंग जब वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर शाह नहीं होती है। फिर जैंग के वहाँ जाने के बाद शाह वहाँ पर आकर बैठ जाती है और यहाँ पर मिस्टर जैंग शाह को टेक्स्ट कर देते हैं कि कल 9 बजे आ जाना, तुम्हारा डिवोर्स फाइनलाइज्ड हो जाएगा। और ये न्यूज़ सुनते ही शाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर जैंग और उसका असिस्टेंट कब से खड़े होकर शाह का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर आई ही नहीं होती है। तो फिर उसका असिस्टेंट कॉल कर उससे पूछने लगता है। यहाँ पर शाह बहुत ज़्यादा घाई में होती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं आती और उन दोनों को बहाना देने लगती है। यहाँ पर तो जैंग को उसके बहाना सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है। असल में शाह हॉस्पिटल में होती है लेकिन वो उन्हें ये सच्चाई नहीं बताती और हॉस्पिटल में होने की वजह होती है उसकी ग्रैंडमा, जिनकी एक किडनी बहुत ज़्यादा फेल हो गई होती है और उनका हाल बहुत सीरियस में होता है, जिसकी वजह से उन्हें अर्जेंट सर्जरी चाहिए। यहाँ पर शाह सोचने लगती है कि इस टाइम पे मैंने अगर उन्हें डाइवोर्स की चीज़ बताई तो वो और भी ज़्यादा घबरा जाएंगे। यहाँ पर डॉक्टर शाह को सारी सच्चाई बताते हैं कि किस तरीके से उसके खुद के पेरेंट्स ही उसकी ग्रैंडमा के खिलाफ है और वो कब से उसके बैंक अकाउंट का पासवर्ड ढूंढ रहा है ताकि वो उसके सारे पैसे हड़प सके। उसके मरने के बाद यहाँ पर शाह बोलने लगती है कि अब डॉक्टर टेंशन मत लीजिए, मैं अब आ चुकी हूँ। तो फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसके मॉम डैड नर्स के साथ झगड़ रहे होते हैं कि अब कैसे भी करके वो पासवर्ड मुझे दीजिए, उसके बाद में उस औरत के साथ जो करना है आप कर सकते हो। और ये सारी बातें शाह सुन रही होती है। यहाँ पे शाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो वो वहाँ जाकर उन दोनों को सुनाने लगती है, लेकिन वो दोनों तो उसे पहचान ही नहीं पाते। तो फिर शाह अपनी आइडेंटिटी उन्हें बता दी है, जहाँ पर वो लोग उसकी आइडेंटिटी सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और उसको प्रेज करने लगते हैं और उसकी तारीफ भी करने लगते हैं।
क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो अमीर हो चुकी है और अब वो उन दोनों को पैसे दे सकती है। और उसकी मॉम उसे अपने घर चलने बोलती है और यहाँ पर वो बहुत वियर्ड सा कुछ तो प्लान बनाती है, लेकिन यहाँ पर शाओ घर जाने से मना कर देती है। और फिर से एक बार उसे पास्ट की चीज़ें याद आने लगती है, जहाँ पर घर पे ही इन दोनों ने मिलकर उसके खाने में ड्रग्स मिला दिया था। यहाँ पर वो आंटी उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन शाओ ही उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने लगती है। फिर यहाँ पर वो आंटी ज़मीन पे बैठकर नाटक करने लगती है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है कि ये लड़की बहुत बुरी है और ये हमारा नाम खराब कर रही है, न जाने किन किन के साथ इतने अपनी रातें स्पेंड की है। और सभी लोग शाओ को जज करने लगते हैं। इतने में ही डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और डॉक्टर उन लोगों को शांत रहने के लिए बोलते हैं। फिर उसका अंकल एक बार फिर से उसकी बातें बोलना शुरू हो जाता है और उनको प्रूफ भी बताने लगता है, जो कि बहुत फेक होता है। इतने में ही पुलिस वहाँ पर आ जाती है और इन पुलिस को बुलाया होता है शाओ ने, और पुलिस वो अंकल और आंटी के ऊपर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर तो वो अंकल आंटी भी उस पर चिल्ला उठते हैं और इतने में ही एक आदमी वहाँ पर आता है जिसके पास प्रूफ होता है कि वो लोग किस तरीके से उसी ग्रैंडमा को मारने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। और यहाँ पर उन दोनों की सच्चाई खुल जाती है। एंड फाइनली शाओ की ग्रैंडमा उठ जाती है और पूछने लगती है कि तुम अकेले क्यों आई हो, तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्यों नहीं। तो शाओ ने बोलने लगती है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, लेकिन मैं पक्का आपको उनसे मिलवाने ज़रूर लेके आऊँगी। और यहाँ पर शाओ अपनी ग्रैंडमा को बोलने लगती है कि क्यों ना आप मेरे साथ रहने चलो, हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन उसकी ग्रैंडमा यहाँ पर मानती नहीं है, लेकिन शाओ उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करती है। और एक बार फिर जैंग का सेक्रेटरी शाओ को कॉल करता है डाइवोर्स के रिलेटेड। तो फिर शाओ यहाँ पर बोलने लगती है कि अभी तो मैं डाइवोर्स नहीं ले सकती, और वो इन दोनों को सारी सच्चाई बता देती है अपनी ग्रैंडमा के बारे में और कहने लगती है कि जब तक मेरी ग्रैंडमा थोड़ी और ठीक नहीं हो जाती हमें ये नाटक करना ही होगा। यहाँ पे वो दोनों मान भी जाते हैं। यहाँ पर जैंग अपनी ग्रैंडमा को कॉल कर अपनी वाइफ की ग्रैंडमा के बीमार होने के बारे में बताने लगता है, और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने उसको ये बात बहुत देरी से बताई है। और दूसरी ओर शाओ अपनी ग्रैंडमा को देखकर सोच रही थी कि मेरी ग्रैंडमा ने बचपन से लेकर अब तक मेरा बहुत साथ दिया है और अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं उनकी मदद करूँ। यहाँ पर जैंग की ग्रैंडमा शाओ को कॉल करती है और उसे कंसोल करती है और उसे हेल्प देने के लिए भी बोलती है, लेकिन शाओ उन्हें मना कर देती है। दूसरी ओर मिस्टर जैंग जब ऑफिस में होते हैं तो जिया उनके लिए कॉफ़ी लाई होती है, लेकिन मिस्टर जैंग को वो कॉफ़ी पसंद नहीं आती। यहाँ पर शाओ की ग्रैंडमा उसे पैसे दे रही होती है, लेकिन शाओ बोलने लगती है कि पैसे तो मुझे आपको देने चाहिए, ना कि बल्कि आपको मुझे। तो उसे ग्रैंडमा बोलती है कि ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है और ये मेरी सेविंग्स है, तो मैं ये और किसको दे सकती हूँ, तुम्हें तो मेरी इकलौती हो। और आज होता है शाओ का बर्थडे, तो उसकी ग्रैंडमा ने उसके लिए केक पिलाया होता है, लेकिन जैसे ही वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं वहाँ पर उसके अंकल अपने गुंडों के साथ आ जाते हैं। फिर वहाँ पर वो लॉयर भी आ जाता है और उन सब में डिबेट होने लगता है। शाओ को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने अंकल को थप्पड़ी मार देती है और उन्हें सुनाने लगती है। यहाँ पर उसका अंकल लॉयर से बोलने लगता है कि अब तो तुमने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से उसने मुझे थप्पड़ मारा है, लेकिन उसका लॉयर उसे कुछ नहीं बोलता। यहाँ पर शाओ उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है तो उसका डैड गुस्सा होकर बोलने लगता है कि एक तो हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है, ऊपर से तुम हमारे ही सर पर चढ़ रही हो। उसकी ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो उसे सुनाते हुए इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है, और उसका अंकल उसी ग्रैंडमा के सामने इमोशनल और बेचारा बनने का कोशिश करता है और उससे बहला फुसला रहा होता है, लेकिन शाओ को सारी सच्चाई पता होती है। और यहाँ पर उसका अंकल उससे पैसों की डिमांड करता है। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि तुम मेरी ग्रैंडमा के बेटे हो तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी दे ही सकती हूँ। और जैसे ही वो प्रॉपर्टी के पेपर्स देखता है वो शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि ये तो इनफ ही नहीं है।
और वो प्रॉपर्टी उसकी वाइफ और उसके हस्बैंड के बीच में हाफली डिवाइडेड होती है। तो उसके हस्बैंड को तो पूरी प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो वो अपनी वाइफ के बारे में ही बुराइयां करने लगता है। यहाँ पर उसके जाने के बाद शाओ नाराज होती है और अपनी ग्रैंडमा को बोलने लगती है कि क्या आप इन सब की वजह मुझे ठहराती हो। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि शाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए और एक अच्छी सी विश मांगनी चाहिए। जहाँ पर शाओ विश मांगती है और यहाँ पर ग्रैंडमा उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलती है और अपने साथ रहने के लिए बोलती है हमेशा के लिए। उसकी ग्रैंडमा जब डिस्चार्ज होती है तो उसके फ्रेंड्स भी उसे लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर ज़ैंग की ग्रैंडमा और शाओ की ग्रैंडमा दोनों बेस्टीज होती है और वो दोनों एक दूसरे से बैठकर हॉस्पिटल में बात कर रहे होते हैं और बातें करते हुए वो लोग बहुत खुश दिखते हैं। यहाँ पे ज़ैंग की ग्रैंडमा शाओ के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही होती है और उसे सॉरी भी बोलती है क्योंकि उसे पता होता है कि उन दोनों का डिवोर्स जल्द ही होने वाला है। लेकिन उसकी ग्रैंडमा उसे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये डिवोर्स होने से बिल्कुल रोक दूंगी, तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं बस उसे ऑर्डर दूंगी और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। यहाँ पर शाओ ने मना तो करती है लेकिन वो ग्रैंडमा उसे शांत करवा देती है। शाओ की ग्रैंडमा को उसके हस्बैंड को देखना होता है तो वो बहुत इमोशनली उससे मिलने के लिए बोलती है और यहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि वो क्या करे। तो फिर वो अपने हस्बैंड को टेक्स्ट डालती है और उससे मिलने की बात करती है। यहाँ पर ज़ैंग शाओ को टेक्स्ट कर रहा होता है कि वो कैसी है, लेकिन इतने में ही शाओ का दूसरे नंबर से टेक्स्ट आ जाता है जो कि उसकी वाइफ वाला नंबर होता है और वो उससे मिलने से बिल्कुल मना कर देते हैं। तो फिर शाओ उससे अच्छे से बात करने लगती है और बोलने लगती है कि अगर आप आओगे तो मैं डिवोर्स की भी बातें फिक्स कर दूंगी। यहाँ पर शाओ अपने ऑफिस में आ जाती है। यहाँ पर मिस्टर ज़ैंग उसे देखकर उसकी हेल्थ के बारे में पूछने लगते हैं लेकिन शाओ उन्हें इतना कुछ बताती तो नहीं। तो मिस्टर ज़ैंग उसे समझाते हैं और उसे बोलते हैं कि थोड़े दिन की तुम लीव ले लो और आराम से तुम ऑफिस आओ, मैं तुम्हारी सैलरी बिल्कुल नहीं कट करूँगा। फिर शाओ खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर हम ज़ैंग को फ्लावर के बुके के साथ देखते हैं और वो मम से मिलने आया होता है। यहाँ पर उसे ग्रैंडमा को ज़ैंग को देखकर बहुत खुशी होती है और वो उसे बोलने लगती है कि तुम तो फोटो से भी ज़्यादा रियल लाइफ में ब्यूटीफुल हो। और यहाँ पर उसे ग्रैंडमा इमोशनल होकर उनके रिलेशनशिप को लेकर बोलने लगती है, जहाँ पर ज़ैंग को थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है। और यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा शाओ के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। तो फिर ज़ैंग मन में ही सोचने लगता है कि लगता है इसकी ग्रैंडमा को सारी सच्चाई नहीं पता है कि वो मुझ पर चीट कर रही है। फिर उसकी ग्रैंडमा को कुछ शक जाता है तो वो उसे जैसे ही पूछती है तो फिर ज़ैंग बोलता है कि नहीं, हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। फिर उसकी ग्रैंडमा उसको पास को लेकर बातें बताने लगती है कि उसने बहुत यंग एज में ही अपने मॉम डैड को खो दिया था और तब से वो अकेली है और वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, बस वो खुद का ध्यान रखना नहीं चाहती है क्योंकि उसे कभी भी एक पूरा परिवार और हैप्पी फैमिली नहीं मिली। यहाँ पर मिस्टर ज़ैंग उसकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल तो हो जाते हैं। यहाँ पर उससे ग्रैंडमा ज़ैंग को सारी सच्चाई बताने को बोलती है लेकिन ज़ैंग उसे कुछ भी नहीं बताता और उसकी ग्रैंडमा उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगती है। तो फिर ज़ैंग उसे डाइवोर्स वाली बातें बता ही देता है लेकिन जब उसकी ग्रैंडमा उससे रीज़न पूछती है तो वो रीज़न बताने से मना कर देता है। यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा शाओ को कॉल कर कर बता रही होती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, वो आज मुझसे मिलने भी आया था और प्लीज़ तुम दोनों के बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट्स होगा वो तुम दोनों ख़त्म कर दो। यहाँ पर ज़ैंग अपने फ्रेंड के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो दोनों आपस में अपनी पुरानी वाली बातें कर रहे होते हैं और अपने कॉलेज के दिन भी याद करते हैं जहाँ पे वो लोग स्मोकिंग किया करते थे और पैसे कमाया करते थे। यहाँ पर उसका बेस्टी को लगता है कि शायद ज़ैंग कुछ तो ख्यालों में है तो फिर वो उसे पूछता है लेकिन ज़ैंग तो अपनी बातें ही पलट देता है और टॉपिक चेंज कर लेता है। यहाँ पर शाओ ज़ैंग की सिस्टर के साथ शॉपिंग पर आई होती है तो फिर उसकी सिस्टर उससे माफ़ी मांगती है तो शाओ बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। यहाँ पे उसकी सिस्टर एक एक करके बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करती है, फिर वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लेती है और उसे रास्ते में ज़ैंग और उसका असिस्टेंट मिल जाता है। यहाँ पर शाओ को खांसी आने लगती है तो फिर वो थोड़ी सी बीमार हो जाती है लेकिन यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कान में बोलता है कि क्या पता ये प्रेग्नेंट हो क्योंकि इसकी शक्ल बहुत फुगी फुगी सी लग रही है। यहाँ पर शाओ को शक होने लगता है
और यहाँ पर शाओन दोनों को शांत रहने के लिए बोलती है क्योंकि उसे डर लग रहा होता है प्रेगनेंसी को लेके। फिर मिस्टर जैंग और उसका बेस्टी आगे की ओर चलने लगते हैं जहाँ पे शाओ बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है और मिस्टर जैंग को बोलने लगती है कि आपको मुझे ऑफिस से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी प्रॉपर काम कर सकती हूँ और मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। यहाँ पर मिस्टर जैंग तो शाओ को उठाकर चलने ही लगते हैं। यहाँ पर जैंग शाओ को अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है लेकिन शाओ से मना कर देती है। तो फिर जैंग बोलता है कि ठीक है, मैं गाड़ी में ही रहूँगा लेकिन तुम हॉस्पिटल चली जाना। उसके जाने के बाद जैंग शाओ के बारे में सोचने लगता है कि तुम अब अपना रिलेशनशिप आगे लेकर जा रही हो और फैमिली प्लानिंग भी कर रही हो, लेकिन मेरा क्या होगा। यहाँ पर शाओ अपनी ग्रैंडमा को फ्रूट्स देती है और उसे बातें कर रही होती है। इतने में ही शाओ को टेक्स्ट आ जाता है डाइवोर्स पेपर्स का। लेकिन इस बार उसकी ग्रैंडमा उसे बोल देती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करूँगी। भले ही मैंने तुम्हारी शादी घाई घाई में करवाई हो, लेकिन मैं इस बार से ध्यान रखूँगी कि तुम्हारा रिलेशनशिप आगे ख़राब ना हो। शायद डेस्टिनी ही ये चाहती हो। तो फिर शाओ खुशी खुशी उसे डाइवोर्स वाली पेपर्स को साइन करने के लिए हाँ बोल देती है और कॉल पर भी उनकी बातें हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर उसकी बेस्टी म्यू और उसका बॉयफ्रेंड आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि वो सभी लोग कितने क्लोज हैं और वो खुशी खुशी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो शाओ उनको डाइवोर्स के बारे में बता भी देती है। तो म्यू तो उसे बोलने लगती है कि हाँ, अब तो तुम्हारे पास बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं जिनसे तुम शादी कर सकती हो। दूसरे दिन ऑफिस में शाओ मिस्टर जैंग से हाफ डे की लीव मांगती है और उसे बोलने लगती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम से बाहर जाना है। और यहाँ पर जैसे ही जैंग और उसका असिस्टेंट वहाँ पर जाते हैं तो फिर शाओ भी वहाँ पर खड़ी होती है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि आपको नहीं पता था कि आपकी पर्सनल असिस्टेंट ही आपकी वाइफ है। यहाँ पर जैंग ना बोल देता है और जैंग उसे कॉल लगाकर देखता है तो वो कॉल शाओ ही पिक करती है। इसके बाद में जैंग वो डाइवोर्स पेपर्स के डॉक्यूमेंट्स देखता है और मैरिज सर्टिफिकेट भी, जिसमें उन दोनों का फोटो होता है। वो खुश होने के साथ साथ शॉक भी हो जाता है। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और शाओ को बहाना मारने लगते हैं कि हम अब डाइवोर्स नहीं कर सकते, हमें कुछ अर्जेंट काम करना होगा। यहाँ पे तो शाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो बोलने लगती है कि तुम्हें क्या डाइवोर्स कोई मजाक लगता है और बच्चों का गेम जो बार बार हाना करते रहते हो। चुपचाप यहाँ पर मेरे साथ डाइवोर्स पेपर साइन करने के लिए आओ। लेकिन जैंग तो कॉल कट ही कर देता है और अपने असिस्टेंट के साथ डिस्कस करने लगता है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बोलने लगता है कि देखा, उनको आपसे डिवोर्स चाहिए था इसलिए वो सुबह सुबह बहुत खुश थी। यहाँ पर शाओ और जैंग की टकरार हो जाती है। यहाँ पर शाओ जैंग को राइड देने के लिए बोलता है लेकिन शाओ उससे मना कर देती है। फिर बाद में जैंग उसे बोलने लगता है कि देख लो, तुम्हारे ही फायदे की बात है इसलिए चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन शाओ फिर भी उसे मना कर देती है। फिर जैंग उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है और उसका फेस बहुत हैप्पी वाला दिख रहा होता है। और यहाँ पे जैंग उसे अपने घर ले आता है जहाँ पर उसकी फैमिली डॉक्टर भी होती है। तो फिर वो उसको चेक करने के लिए बोलता है क्योंकि लास्ट डे जैंग को कुछ वॉमिट्स और खांसी सा फील हो रहा था जो प्रेगनेंसी का साइन होता है। लेकिन शाओ को यहाँ पे कोई सच्चाई पता नहीं होती है। तो फिर शाओ उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम मुझे यहाँ किस काम से लेकर आए हो। तो जैंग उसे कुछ भी नहीं बताता और मन ही मन में मुस्कुरा रहा होता है। यहाँ पर उसके फैमिली डॉक्टर जैंग से पूछने लगती है कि तुम्हारी असिस्टेंट ही तुम्हारी रियल वाइफ है, क्या तुम श्योर हो। तो फिर जैंग उसे बोलने लगता है कि मैंने सारी चीजें चेक कर ली है और मुझे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो फिर उसकी डॉक्टर शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि इतना जल्दी। और फिर जैंग बोलने लगता है कि शायद से वो बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है जब तक मेरी वाइफ ठीक है। यहाँ पर वो उसे चेक करने लगती है और उसे नॉर्मली बोलने लगती है कि मैं तुम्हें नॉर्मली टेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हारी हेल्थ ठीक है या नहीं है। लेकिन फिर वो उसे बोल देती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। तो शाओ चिल्ला उठती है और बोलने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो फिर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि तुमने मुझे क्या समझ रखा है,
मैं सच में किसी की भी बच्चे के साथ प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और यहाँ पर शाओ ज़ैंग के ऊपर भी गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे बारे में ये सोचेंगे। और यहाँ पर शाओ जाने लगती है, लेकिन मिस्टर ज़ैंग उसे रोकते हैं। बट फिर भी शाओ गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और उसकी फैमिली डॉक्टर भी ज़ैंग पर भड़क उठती है। और जैसे ही शाओ वहाँ से जाने लगती है, वो अपने बारे में और इमोशनल होकर सोचने लगती है कि मैंने खुद की ही यहाँ पर बेइज्जती कर दी है। फिर पीछे से मिस्टर ज़ैंग शाओ को रोक लेते हैं। तो फिर ज़ैंग उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बस टैक्सी तक छोड़ कर आऊँगा, या फिर तुम मुझे बोलो तो मैं तुम्हें घर तक भी छोड़ देता हूँ। यहाँ पर शाओ से बोलने लगती है कि मैं कोई कैंडी का टुकड़ा नहीं हूँ कि जब तुम जो चाहो कर सकते हो। मेरी खुद की लाइफ है और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो फिर मैं अपने आप से चीज़ें कर सकती हूँ। तुम्हें बार बार मेरा पीछा करने की और मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मिस्टर ज़ैंग उसे समझाने की कोशिश करते हैं और वो शाओ की आंखों में देखने लगते हैं और उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं ज़ैंग को सारी सच्चाई पता होती है। हालांकि उसके असिस्टेंट ने उसे उस रात को ही सारी सच्चाई बता दी थी कि किस तरीके से कम उम्र में ही ज़ैंग के मॉम डैड ने उसे छोड़ दिया था और उसके जो अंकल आंटी है उन्होंने उस पर गलत एलिगेशंस लगाए थे, जिस वजह से शाओ की लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी और शाओ अपनी लाइफ में सुसाइड भी करने वाली थी। लेकिन उसकी ग्रैंडमा की वजह से अपनी हिम्मत रखी और अपनी लाइफ आगे बढ़ाई। और यहाँ पर मिस्टर ज़ैंग को अपने आप में ही गिल्टी फील होने लगता है और वह शाओ को देखकर और ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और मन में ही सोचने लगते हैं कि इतनी डेलिकेट इंसान को कोई इतना हर्ट कैसे कर सकता है। और उनके मन में शाओ को लेकर प्यार और इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे ज़ैंग और शाओ एक साथ कार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर शाओ उसे चीज़ें बताती है कि तुम मैरिड हो और मैं भी शादीशुदा हूँ, तो फिर हम इस तरीके से एक साथ नहीं कर सकते और मैं यहाँ पर रिज़ाइन करने वाली हूँ क्योंकि मेरा फ्यूचर का कुछ ऑलरेडी प्लान है। यहाँ पर ज़ैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन वो उसकी बातें बस सुनता रहता है। यहाँ पर शाओ इमोशनल होकर उसके पास्ट के बारे में भी उसे बताने लगती है कि तुम अगर मेरा पास्ट जानोगे तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की है और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो लोगों को लगने लगेगा कि मैंने तुम्हें अपनी जाल में फंसाया है पैसों के लिए। यहाँ पर ज़ैंग उसकी बातें सुनकर और भी ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। शाओ तो मानो रोने ही वाली होती है। यहाँ पर ज़ैंग की ग्रैंडमा और ज़ैंग के बीच में बात होता है, जहाँ पर ज़ैंग उन्हें सारी बातें बताने लगता है कि वही मेरी रियल वाइफ है और मुझे पता नहीं था। तो उसकी ग्रैंडमा उसे बोलने लगती है कि तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे और उसका साथ दोगे और तुम उसे सॉरी भी बोलोगे क्योंकि तुम्हें उस पर शक था और मैं तुम पर बहुत गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। यहाँ पर ज़ैंग उससे माफ़ी मांगने लगता है और उनसे बोलने लगता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है और मुझे अपने आप पर विश्वास है कि मैं उसे वापस ला सकता हूँ। यहाँ पर ग्रैंडमा उससे बोलने लगती है कि शाओ बचपन से ही बहुत डेलिकेट है और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि वो अपने अंकल आंटी की वजह से अपनी लाइफ ढंग से जी भी नहीं पाई है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखना होगा। पर ज़ैंग उसे बोलने लगता है कि ग्रैंडमा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ डाइवोर्स कभी भी नहीं ले सकता और मैं उससे रियल लाइफ में भी प्यार करता हूँ। और एक एक करके वो उसे सारी बातें बताने लगता है और उसे ये भी बताता है कि उसने कंपनी से ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा कि मुझे मेरी आइडेंटिटी रिवील करनी चाहिए या फिर नहीं, और मुझे इस बात का डर है कि ये बात सुनकर कहीं वो शॉक ना हो जाए। फिर यहाँ पर ज़ैंग और उसके ग्रैंडमा मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि ऐसा क्या करे कि शाओ को सारी सच्चाई भी पता चल जाए और वह शॉक भी ना हो और वो अपने जॉब से रिज़ाइन भी ना करे। और यहाँ पर ज़ैंग सोचने लगता है कि अगर मैंने उसे सैलरी इंक्रीज कर दी तो फिर वो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगी। यहाँ पर उससे ग्रैंडमा से कैंडल लाइट डिनर और बहुत सारे फ्लावर्स देने के लिए बोलती है और उसे इम्प्रेस करने के लिए बोलती है और ग्रैंडमा उसे वार्न कर देती है कि मैं तुम्हें ये आखिरी चांस दे रही हूँ, अगर इन सब के बाद तुमने उसे वापस से परेशान किया या उस पर शक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
यहाँ पर शाह अपनी ग्रैंडमा को ऑरेंज पील कर कर दे रही होती है और ग्रैंडमा एक बार फिर से इमोशनल होकर उससे डाइवोर्स वाली चीज़ बोलने लगती है कि क्या तुम उस चीज़ की वजह से बहुत शांत और उदास हो। यहाँ पर शाह उसे कुछ बोलती नहीं है और बस अपने में ही उदास बैठी रहती है। यहाँ पर उससे ग्रैंडमा उसे बोलने लगती है कि शाह, हमें अब हमारे घर पर जाकर अच्छे से अपनी लाइफ जीनी होगी और तुम तुम्हारी पुरानी चीज़ें भूल जाओ। और इतने में ही वहाँ पर उसकी बेस्टी आ जाती है, यानी कि ज़ैंग की ग्रैंडमा। और यहाँ पे आके वो चिल्लाने लगती है कि मुझे अगर पता होता मेरा ग्रैंडसन ये सब डाइवोर्स वाली चीज़ें करने वाला है तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करती और मैं उसकी तंगड़ी तोड़ कर रख देती। और यहाँ पे वो सब आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ पर उसी ग्रैंडमा उसे एक रात उससे मिलने के लिए कन्विंस कर लेती है, जहाँ पर शाह बहुत अच्छे से रेडी होकर जाती है अपनी वाइट ड्रेस में। वहाँ पर बहुत अच्छा और प्यारा सा डेकोरेशन भी किया होता है, लेकिन यहाँ पर शाह को गुस्सा आता है कि क्या ये मुझसे अभी भी डाइवोर्स नहीं चाहता है और उसने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इतने में ही शाह को मिस्टर ज़ैंग की आवाज़ आती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है मिस्टर ज़ैंग एक फ्लावर का बुके लेकर खड़े होते हैं। यहाँ पर शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पर शाह से पूछने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो ज़ैंग बोलने लगता है कि लगता है तुम मुझे देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। तो शाह से बोलने लगती है कि असल में मैं यहाँ पर किसी और का वेट कर रही थी। तो फिर ज़ैंग आकर उसे सारी सच्चाई बताने लगता है। यहाँ पर तो शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और ज़ैंग उससे बोलने लगता है कि बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में ही हुई है, लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं पूरी लाइफ तुम्हें खुश रख सकता हूँ और तुम्हें सारी बातें बता सकता हूँ और तुमसे सॉरी भी कहता रहूँगा। लेकिन यहाँ पर शाह उसे कोई जवाब ही नहीं देती। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाह और ज़ैंग को एक ही बेड पर पाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उन दोनों ने एक दूसरे को हाँ बोल दिया है। इसके बाद में वो दोनों अपने वेडिंग की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पर शाह उसे हिंट्स देना शुरू करती है कि मैं बहुत थक रही हूँ और मुझे चक्कर जैसे भी आ रहे हैं। यहाँ पे ज़ैंग को कुछ समझ नहीं आता तो शाह को फाइनली बोलना ही पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और यहाँ पर ज़ैंग इतना खुश होता है कि वो उसे ऊपर उठाकर घुमाने ही लगता है और यहाँ पर ये दोनों किस करने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।